Hello, welcome guys to my SAP new session related to material management. ओके सो गाइस अभी तक हमने क्या क्या किया। हमने SAP का इंट्रोडक्शन लिया कि SAP हम सीखते क्यों हैं, उसमें क्या चीज होती है, हमें करना क्या पड़ेगा। अगर हम एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं तो उसके अंदर क्या क्या काम हो सकते हैं, और हम कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो क्या क्या काम होने चाहिए और क्या क्या हमें करना आना चाहिए। उसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर था मटेरियल मैनेजमेंट का, वो था हमारा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, वो हमने किया, उसका असाइनमेंट किया। उसके बाद दो चैप्टर हमारे FI के तरफ से थे जो MM की कॉन्फ़िगरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें चाहिए थे। बट अभी हम जो यहाँ पर काम कर रहे हैं तो उसके लिए तो हमारे लिए वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो अगर हमारे लिए वो अवेलेबल नहीं है तो हमें वो चीज़ खुद करनी पड़ेगी, इसीलिए वो मैंने इसके अंदर डाला। आपको रिक्वायरमेंट में था, कोई बताता नहीं आपको, सिर्फ वो SAP के स्टैंडर्ड वाले ही कॉपी कर लेते हैं, आपको एरर्स वगैरह नहीं आएंगे, स्टैंडर्ड की कॉपी से कर लेते हैं। नाउ अब आते हैं वापस MM की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो के अंदर हम बेसिकली करते क्या हैं, के हम बेसिकली हम मटेरियल को परचेज करते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड करते हैं, हम स्टॉक ट्रांसफर करते हैं। तो क्या करते हैं, मटेरियल करते हैं। तो हमारा मेन सेंटर पॉइंट क्या है, मटेरियल, मटेरियल को मैनेज करना। तो अब जो SAP में इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज मटेरियल मास्टर की। हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे मटेरियल किस किस टाइप के होने चाहिए, किस किस तरीके से होते हैं, क्या है, ये सारी चीज उसके अंदर होता है। तो ये मेरा एक थ्योरी होगा, एक प्रैक्टिकल होगा। ओके, और एक मटेरियल मास्टर का प्रैक्टिकल होगा कि भाई हमने कॉन्फ़िगरेशन तो कर ली, अब आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन हमें उसकी जो मटेरियल क्रिएट कर दो, एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू जो मटेरियल मास्टर क्रिएट करना होता है, वो एक हो गया कि एक मटेरियल कैसे क्रिएट किया गया था सिस्टम के अंदर। सो तो अभी जो है पहला है दैट इज थियोरेटिकल। अब थियोरेटिकल में बेसिकली मेरी जो PPT है दैट वी इसमें आते हैं मटेरियल मास्टर। देखो, सबसे पहला जो एक ट्रांजैक्शन कोड है दैट इज OMSR। ओके, और अगर उसका पाथ आपको चाहिए तो पाथ यहाँ पर अवेलेबल है। मैंने नेट से एक ट्यूटोरियल डाउनलोड किया था, उसके अंदर ये स्टेप्स थे, तो मैंने ये कॉपी करके वहां से यहाँ पर पेस्ट कर दिया। बट आपके फायदे के लिए ये चीज है। देखो बेसिकली होता क्या है, लेट मी शो यू। अगर हम SAP सॉफ्टवेयर में यहाँ चलते हैं और हम यहाँ पर MM01 इज अ ट्रांजेक्शन कोड जहां से हम मटेरियल क्रिएट करते हैं। अब मटेरियल हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, तो अब ये जो सेक्शन है इसमें जो ये ऑप्शंस आते हैं कि भाई कि जो मटेरियल मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो मटेरियल किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, और वो मटेरियल किस टाइप का है। लेट्स से रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश्ड है, जेडीएस मटेरियल है, मतलब लिक्विड मटेरियल है, मतलब कोई भी मटेरियल टाइप हो गया। ओके, तो ये ऑप्शंस कहाँ से आ रहे हैं, तो ये ऑप्शंस अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करवाना हमें बनाने पड़ते हैं एज अ कंसल्टेंट। हम वो कॉन्फ़िगर करके अपने क्लाइंट को देना पड़ता है ताकि उनका जो एंड यूजर है जब भी कोई मटेरियल परचेज करे या फिर मास अपलोड करे तो ऑटोमेटिकली उनको ये ऑप्शंस अवेलेबल है, वो अपने यहाँ से चूज करके, जैसे नेटको इंडस्ट्री हो गया, हमारा मटेरियल टाइप हो गया, तो हमने यहाँ पर रॉ मटेरियल चूज कर लिया। यहाँ पर हम नंबर जो हमारा मटेरियल जो क्रिएट होगा उसका जो नंबर मिलेगा वो ऑटोमेटिक मिलेगा या फिर हमें मैनुअल देना पड़ेगा, वो सारा हो गया। मटेरियल को एक्सटेंड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई ये मटेरियल, अब यहाँ पर जो हम मटेरियल बना रहे हैं, जैसे मैंने ये क्लिक किया तो अब ये बेसिकली, अच्छा यहाँ पर इसका नंबर रेंज हमें पता नहीं है। तो किसी ने इस रॉ मटेरियल टाइप को ऐसा नंबर रेंज दिया है, एक मिनट, RH एंटर, नाउ क्लिक, इंटर नंबर असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। अब बेसिकली ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो ये मटेरियल टाइप है, इस मटेरियल टाइप को एक्सटर्नल नंबर रेंज असाइन किया गया है, और एक्सटर्नल नंबर रेंज जब असाइन किया जाता है तो हमें मैनुअल आईडी देनी पड़ती है। और मैं क्यों नहीं दे पा रहा, क्योंकि ये किसी और लोगों के हैं जिन्होंने ये अपना बनाया हुआ, इन्होंने क्या नंबर रेंज दी, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं दे सकते। अगर एक्सटर्नल नंबर रेंज भी है तब भी हमें जो गिवन नंबर रेंज है उसी से वो नंबर रेंज आईडी देनी पड़ती है। तो मेरे को तो पता नहीं किसने क्या बना के रखा हुआ ये वाला। ठीक है ना, जब हम अपना बनाएंगे तो अपने हिसाब से हम डाल सकते हैं, हमें मालूम हमारी रेंज क्या है। ठीक है, सो यहाँ पर अब हमें जो ये टॉपिक है OMSR ट्रांजेक्शन कोड जो है असाइन फील्ड्स टू फील्ड सिलेक्शन ग्रुप, ये किस लिए होता है। बेसिकली लेट मी, अगर यहाँ से मेरे को अगर दिख जाए, wait, इसमें नेक्स्ट स्लाइड में अगर कुछ हो, एंटर, वेट, ठीक है। जो जब भी हम कोई मटेरियल बनाते हैं तो हमें उसका प्लांट और स्टोरेज लोकेशन देना होता है।
तो अब एक्सटेंड मटेरियल में क्या होता है कि भाई ये जो मटेरियल मैंने बनाया दैट इज फॉर दिस प्लांट, बट मेरे को सेम ही मटेरियल अगर किसी दूसरे प्लांट के लिए भी और दूसरे स्टोरेज लोकेशन के लिए भी ऐड करना है तो हमें वो एक्सटेंड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो एक्सटेंड बहुत जरूरी है। देखो अगर आपका मटेरियल है, उस मटेरियल का आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 5-6 प्लांट है, पांचों प्लांटों में वो यूज होता है, तो अगर मेरे को इस प्लांट से दूसरे प्लांट में सब ट्रांसफर करना है तो मैं नहीं कर पाऊंगा जब तक वो प्लांट और का वो जो मटेरियल दूसरे प्लांट के लिए भी ऐड ना हो। तो इसीलिए एक ही मटेरियल को हमें मल्टीपल प्लांट्स के लिए एक्सटेंड करना पड़ता है, मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन के लिए एक्सटेंड करना पड़ता है। ये कहीं पर नहीं मिलेगा, मैं अभी करके दिखाऊंगा। मतलब जब मटेरियल मास्टर के हम एंड यूजर टास्क में जाएंगे, मैं आपको उसमें वो करके दिखाऊंगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसको याद रखना। अगर आप एंड यूजर में जाने वाले हो तो वो आपको आना ही चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपको बताया जाएगा कैसे करना है किसी मटेरियल को एक्सटेंड, क्योंकि जो मटेरियल बाद में तो एंड यूजर ही क्रिएट करेगा ना, हम तो कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक मटेरियल को क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है वो हम उसके अंदर डालते हैं, ठीक है ना। तो वो सारा चीज उसके अंदर आएगा। तो अभी के लिए ये जो ऑप्शन है देखो सी, ये एक मटेरियल जो हम क्रिएट कर रहे हैं, अब आपको स्क्रीन अगर पूरी दिख रही होगी, तो जब भी हम कोई मटेरियल क्रिएट करते हैं तो ये सारी फील्ड्स आपको दिख रही होंगी। तो यहाँ पर बहुत सारे पेज हैं, बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2, क्लासिफिकेशन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 1 2 3, और यहाँ पर इस बॉक्स में आप क्लिक करोगे तो लिस्ट ऑफ पेजेस निकल के आ जाएंगे। उन सब पेज में ये बहुत सारे फील्ड्स अवेलेबल है, ठीक है ना। सो इन फील्ड्स में अब जो जो हमने OMSR ट्रांजेक्शन कोड आपको बताया है, वो बेसिकली है क्या चीज। आपका क्लाइंट बोलता है कि सी फॉर दिस मटेरियल, जो भी आप RO मटेरियल से जो ये रॉ मटेरियल आप बना रहे हो, इस रॉ मटेरियल को बनाते वक्त कुछ मेरी फील्ड्स ऐसी हैं जो मेरे को चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, मतलब वो अगर नहीं चलेगा तब भी चल जाएगा, ऑप्शनल काइंड ऑफ थिंग्स, ऑप्शनल चीजें मेरे को बनानी है। तो ये देखो जहां जहां पर टिक मार्क नहीं है, ये सारी सारी ऑप्शनल फील्ड्स हैं। आपको भरना है भरो, आपको नहीं भरो, इससे आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट इफ योर क्लाइंट सेज दैट कि या कि ये जो डायमेंशन है दैट इज मैंडेटरी, इसको फिल किए बिना नहीं जाएगा, तो ऐसे ही कुछ इन सारे पेज में बेसिक डेटा 2 के अंदर कुछ ऐसी सारी फील्ड्स हैं जो आपको मैंडेटरी बनानी है। तो उन सबको एक एक करने की बजाय, मतलब एक एक रिक्वायर्ड बनाने की जगह की फील्ड करके हम उसे इकट्ठे ही बना सकते हैं। तो वो ऑप्शन जो है वो वहां से होता है, मतलब कि मेरे को अगर बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर कुछ फील्ड हो गई, यहाँ पर कुछ फील्ड हो गई, इस पेज में कुछ फील्ड हो गई, इस पेज में कोई फील्ड हो गई, उनमें कुछ फील्ड्स हैं जिनको मैं इकट्ठे ही मैंडेटरी, इकट्ठे ही हाइड, इकट्ठे ही डिस्प्ले, ठीक है ना, वो मैं कर सकता हूँ। उसके लिए कर उसी के लिए वो सारी चीजें होती हैं। और वो क्या होती हैं, वापस चलते हैं वहां पर उस पेज पे। आपको रिक्वायर्ड पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम क्लाइंट ऐसी रिक्वायरमेंट बोलता है, ये आना चाहिए। नॉर्मली कोई आपको ये बताएगा नहीं, ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेट मी गो टू OMC। अब ये ट्रांजेक्शन कोड हो गया। अब करना क्या है, आप जब उस पेज में जाओगे OMSR ट्रांजेक्शन कोड पे हम जाएंगे, इफ यू गो देयर OMSR, दिस इज द ट्रांजेक्शन कोड। अब यहाँ देखो ये सारी फील्ड्स हैं, टोटल 942 फील्ड्स हैं जो एक मटेरियल को बनाने वक्त हमें यूज में आ सकती हैं, जो अलग अलग पेज के अंदर है। अब इन सारी फील्ड को, जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इसने क्या किया है, 66 एक ये वाला टेक्स्ट और एक ये वाला टेक्स्ट 66, इन दो को इन्होंने एक फील्ड के अंदर डाल दिया, ठीक है। जैसे 194, 181, 181, तो आपको यही करना है, आपको वो जो क्लाइंट ने जो जो फील्ड्स बोली हैं उन फील्ड्स को एक नंबर डालना है, मतलब एक सिलेक्शन ग्रुप के अंदर लेके आना है, ठीक है। तो सपोज करो जैसे यहाँ पर वेंडर अकाउंट नंबर हो गया, सेल्स कंडीशन वैलिड हो गया, फाइनल प्राइस हो गया, अब इन सबको मैंडेटरी बनाना चाहते हो तो इनके सबके आगे एक ही नंबर आएगा, 1999, 199, 199, 199। तो जिन जिन फील्ड के आगे 199 आएगा वो सारे एक ग्रुप में आ गए। तो हम कर क्या रहे हैं, पहले हम जो फील्ड हमें हाइड करनी है या ग्रुप करनी है उन सबको एक एक ग्रुप में अलग अलग बांट रहे हैं और उनको हम एक एक नंबर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये आपके ब्लूप्रिंट में, अगर आप कंसल्टेंट हो, ये आपको वहां पर आपके ब्लूप्रिंट में मिलेगा। वो जो जो फील्ड होगी उन फील्ड का नाम यहाँ पर दिए गए होंगे, उन फील्ड को यहाँ पर सर्च करना है, उनके आगे आपको वो नंबर डालने हैं, ठीक है। वो नंबर डाल दोगे, वो फिर उस ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। सपोज करो हमने 3 ग्रुप अपने बना लिए जिनको मेरे को हाइड करना है, फिल करना है एक मटेरियल टाइप के लिए, तो आपके क्लाइंट के मल्टीपल मटेरियल टाइप भी हो सकते हैं, तो उनके अलग अलग ग्रुप भी आप बना सकते हो। जैसे एक क्लाइंट बोलता है कि भाई मेरा रॉ मटेरियल अलग से होगा, सेमी फिनिश अलग से होगा, फिनिश गुड अलग से होगा, केमिकल्स अलग से होंगे, और स्क्रू ड्राइवर में ना वो मेरे हार्डवेयर मटेरियल अलग से होगा। तो उनके अलग अलग मटेरियल टाइप अगर आपके बन रहे हैं तो उनके अलग अलग ग्रुप अगर क्लाइंट को रिक्वायर्ड है वो ये चलेंगे। अगर यही चलना है तो फिर इन्हीं से ही आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो करना क्या है, आपको फील्ड को
इकट्ठे एक ही बार में एक ग्रुप के अंदर डालना है। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको कहां जाना है, OMS9, ये ट्रांजेक्शन कोड होता है। अब यहां पर आके आप उनको हाइड, डिस्प्ले, रिक्वायर्ड और ऑप्शनल करोगे। कैसे करोगे? आपको यहाँ पर न्यू एंट्री क्लिक करना है, यहाँ पर अपना कोई भी कोड दे दो, GMOT जैसे मैंने दे दिया, और मैंने इसको एंटर किया, एक बार और एंटर किया, ठीक है, एंड क्लिक ऑन सेव टैब, GMOT बनाया, एंटर किया, डेटा वाज सेव्ड। अब हमने अपना एक फील्ड रेफरेंस बना दिया, GMOT हमारे पास आ रहा है। अब लेट्स से हमने बोला कि यार 181 वाला जो हमारा है, 181 जिस जिस फील्ड के आगे है उन सबको आप रिक्वायर्ड कर दो। तो सिस्टम क्या करेगा, उसको रिक्वायर्ड फील्ड बना देगा इस फील्ड रेफरेंस के लिए, GMOT के लिए, ठीक है। और फिर आपने बोला कि भाई GMOT में 182 जो ग्रुप है, जैसे ये आ गया, मार्जिन वाला हो गया, ये डिस्प्ले ओनली, डिस्प्ले के लिए वो आपको फिल करने की जरूरत नहीं, आप एंटर भी नहीं कर सकते, बस खाली दिखने के लिए होगा। मतलब फॉर्मूला बना दिया, उसके अंदर डेटा खुद ही पॉपुलेट हो रहा है ना, आप उसको छेड़खानी नहीं कर सकते, सिर्फ वो डिस्प्ले के लिए ही है। फिर हम चलते हैं 92, एंटर। तो 92 में क्या, मटेरियल क्वालिफाई फॉर डिस्काउंट इन काइंड, भाई ये हाइड कर दो, हमें नहीं चाहिए अपने GMOT रेफरेंस के लिए। देखो ये अलग अलग है, हाल अलग है, HAVI सारे फील्ड रेफरेंस है, मैंने अभी अपना क्या बनाया, GMOT बनाया। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, जो आपके ग्रुप्स हैं, जो जो ये सारी फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स को रिक्वायर्ड इकट्ठे एक ही बारी में। अब जैसे कोई एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे बहुत सारी फील्ड आ रही हो, जैसे 150 एंटर, 150 है, 151 एंटर, 152 एंटर, 153 एंटर। सी देखो इसके अंदर 153 के अंदर चार फील्ड देकर रखी हुई हैं, तो ये चारों फील्ड इकट्ठे ही डिस्प्ले के लिए हो जाएंगी, इकट्ठे ही रिक्वायर्ड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये GMOT जिस भी मटेरियल टाइप के अंदर असाइंड होगा, वहां पर ये चारों फील्ड आपको फिल करके जानी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये मैंडेटरी है। अगर इसको ऑप्शन देना चाहो तो ऑप्शन रहना देना चाहो ना, तो आप छोड़ सकते हो, ऑप्शन पे टिक मार्क कर सकते हो। सो ये OMSR OMS9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका क्लाइंट की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि भाई ये हाइड करनी है, ये हाइड करनी है, ये हाइड कर दो, इनको ये वाली वाली एमेंडरी कर दो, तो क्लाइंट को थोड़ी मालूम होता है कि भाई ये ग्रुप बना के हट दो, ये आपको पता होता है एज ए कंसल्टेंट, ठीक है ना। आपको ये पता है, आपके क्लाइंट बहुत सारी चीज बता रहा है कि भाई इसको भी हाइड कर दो, इसको भी हाइड कर दो, आपको करना क्या है, आपको OMSR पे आना है, उन सारी फील्ड को इकट्ठे ग्रुप में बनाना है, हाइड वाले को एक अलग ग्रुप नंबर देना है, रिक्वायर्ड वाले को अलग देना है, ऑप्शनल वाले को अलग देना है, ठीक है ना। उन सबको ग्रुप बना के फिर OMS9 में आके अपना एक फील्ड रेफरेंस बनाना है, GMOT, और उसके अंदर वो सारे ग्रुपों को जो भी आप चाहते हो, जैसे ये ग्रुप है इसको डिस्प्ले कर दिया, दूसरे को रिक्वायर्ड कर दिया, कराने के बाद इसको आप सेव कर लोगे। ओके, सो नाउ आफ्टर सेविंग दिस, अब आती है आपको मटेरियल क्रिएट करना है। तो मटेरियल क्रिएट करने का क्या ट्रांजैक्शन कोड होता है, जब भी आप कोई मटेरियल क्रिएट करोगे, लेट मी गो टू OMS, सी वन मोर थिंग, एक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन कोड है, डेट इज OMSY, मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। अब ये होता किस लिए, लेट मी शो यू, OMSY, एंटर, सी यहां पर अपने मटेरियल को अपने कंपनी कोड के संग कनेक्ट कर रहे हैं, और हमारी कंपनी कोड के संग क्या कनेक्ट है, हमारा फिस्कल ईयर, ध्यान जो हमने इससे पहले जो दो चैप्टर में किया था, फिस्कल ईयर। अब यहां पर हमने अपना जो भी कंपनी कोड बनाया, लेट मी सी GMOT, एंटर, और अपने कंपनी कोड को मटेरियल मैनेजमेंट के लिए मेरे को क्या ऑन करना है, अभी हमारा करंट ईयर क्या है, 20, ये जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तब ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाऊंगा, मैं अभी कर लेता हूं। और अभी करंट कौन सा मंथ चल रहा है, दिस इज नवंबर, और अकॉर्डिंग टू इंडियन फाइनेंशियल ईयर नंबर कौन सा, नवंबर कौन सा मंथ है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, इट्स 8 मंथ, तो मैं 8th मंथ यहां पर डाल दूंगा। अब फिस्कल ईयर अपने आप उठाएगा। अब देखो यहाँ पर दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक है ABP और एक है DBP। ABP स्टैंड्स फॉर प्रीवियस पोस्टिंग, और ये पोस्ट पोस्टिंग, मतलब अगर मेरा कोई महीना ये है, अगर मैं यहाँ पर इसको टिक मार्क कर दूं, तो ये 7th मंथ की भी पोस्टिंग मेरे को करने देगा, अगर डेटा छूट गया है कुछ तो, ठीक है ना। और अगर मैं ये डाल दूंगा और ये हटा दूंगा, तो फिर ये मेरे को प्रीवियस पोस्टिंग नहीं करने देगा, अगस्त मंथ की, जुलाई मंथ की अगस्त महीने में नहीं करने देगा, अगस्त मंथ की सितंबर मंथ में नहीं करने देगा, सितंबर की अक्टूबर में नहीं करने देगा, ठीक है। सो मैंने इसे ऑन किया, मैंने मतलब प्रीवियस पोस्टिंग अलाउड किया, एक बार आप एंटर करोगे, देखो ये ऑटोमेटिक उठ के आ गया अगस्त, और प्रीवियस मंथ 7th ले लिया, टोटल 12 है,
सेव किया, और इसको, ये बहुत जरूरी है, इसके एरर आपको आते हैं, तो ये प्रैक्टिकली अभी ही हो गया आपका, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना जरूरी है आपको। ओके, सो नाउ आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, हमें OMS2, यहां पर हमें अपना मटेरियल टाइप क्रिएट करना होता है। कौन सा टी कोड होता है? OMS2, टू क्रिएट मटेरियल टाइप। अब मटेरियल टाइप में यहीं पर चलते हैं, लेट मी डू वन थिंग, मैं इसको जूम कर लेता हूं। जब भी आप मटेरियल टाइप के अंदर जाओगे, पहली चीज, आपको सिस्टम न्यू एंट्री क्लिक करने नहीं देगा। देखो, जब हम यहाँ पर भी जाते हैं, OMS2 में एंटर करेंगे, और यहां पर जब हम आएंगे, वेट, इट्स टेकिंग टाइम, सी, तो आप जब न्यू एंट्री क्लिक करोगे तो सिस्टम विल गिव यू कॉपी एन एग्जिस्टिंग मटेरियल टाइप। ये एसएपी बोलता है कि भाई आप कोई भी एक मटेरियल बनाना है तो किसी एग्जिस्टिंग से कॉपी करके फिर अपने हिसाब से अपना बना लो, ठीक है। सो अब यहां पर वो चीज नहीं दी गई है, बट मैं आपको बताता हूँ, वेट, हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, शायद मैंने आप लोगों के लिए बनाया भी होगा, अपना मटेरियल मैनेजमेंट का जो हमारा चल रहा है। We have plus cu, yeah, yeah. So here SAP में, SAP ने डिफॉल्ट हमें कुछ दिए हैं मटेरियल टाइप। ROH एक कोड है, दैट इज फॉर रॉ मटेरियल, उससे आपको कॉपी करना है, ठीक है। और एक है आपका HALB, हाल, दैट इज सेमी फिनिश्ड। और एक है आपका FERT, FERT स्टैंड फॉर फिनिश्ड गुड, ठीक है। अब ये जर्मन वर्ड से आता है, तो हाल मतलब हाफ होता है, तो इसलिए सेमी फिनिश्ड उन्होंने दिया हुआ है। फैट मतलब, ये एक्चुअल में जर्मन वर्ड FERTIG, फैटिस्ट बोलते हैं, फिनिश को फैटिस्ट बोलते हैं वो लोग, ठीक है। तो इन्होंने वो चीज दिया गया है, तो ये फिनिश गुड हो गया। तो एसएपी ने स्टैंडर्ड आपको दिए हैं, इन्हीं से कॉपी करके आपको बनाना है, कॉपी करके आप अपना नाम चेंज कर लो। लोग इसमें, लेट मी, इफ यू सी, यहाँ पर आपको दिया भी होगा, तो इनमें से कॉपी करके आपको बनाना है। एंटर, ये नहीं है हमारा, ROH है, ROH, एंटर। तो ये एसएपी का स्टैंडर्ड है। आपको करना क्या है, यहां से सिलेक्ट करना, इसको आप यूज मत करना, ठीक है ना, क्योंकि एसएपी स्टैंडर्ड रहना चाहिए, इससे अपना एक अलग अलग बनाना पड़ेगा जब कहीं पर भी आप जाओगे। तो यहां से सिलेक्ट किया, यहां से इसको कॉपी किया। अब कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, और सब ऑप्शंस के अपने अलग अलग मतलब हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको नाम चेंज करना है। नाम चेंज करने के बाद यहाँ पर अपना जो हमारा मटेरियल टाइप है उसका पूरा एक नाम आप दे दोगे, क्योंकि देखो रॉ मटेरियल मत रखना, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर जाएंगे, आपको कोई मटेरियल क्रेडिट, जैसे मैं यहाँ से एक विंडो ऑन करता हूँ, और MM01 पे हम चलते हैं, और यहाँ पर देखो मटेरियल टाइप में अगर ROH के से कितने सारे हैं, ROH रॉ मटेरियल, ROH रॉ मटेरियल, ROH रॉ मटेरियल, बंदों ने क्या किया, सेम ही नाम दे दिया। अगर आप भी वही गलती करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई आपका मटेरियल कौन सा है। सो वाइल लर्निंग, किसी कंपनी के लिए कर रहे हैं तो ये ठीक है, उसको रॉ मटेरियल समझ में आएगा, वहां कोई आप नाम नहीं दोगे, मटेरियल दे दिया, वहां चल जाए, क्योंकि उसकी कंपनी में उन्होंने एसएपी लाइसेंस परचेज किया है, वहां डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उनके वहां पर सिर्फ एक ही मटेरियल टाइप होगा, है ना, 2-3 मटेरियल टाइप होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 हो गए, 6 हो गए, उससे ज्यादा नहीं होगा, तो वहां प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी, या यही प्रॉब्लम आएगी कि इतने सारे स्टूडेंट कर रहे हैं और कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे इन लोगों ने अपना इनिशियल डाल दिया, ये कंपनी कोड का टैग डाल दिया 1012, ये मेरा वाला है, 123, 123 के दो बना दिए, 2 सेम डाल दिया, तो कैसे मालूम पड़ेगा। तो जब भी आप मटेरियल अपना ये मटेरियल टाइप बनाएं, तो आपका जो मेन वर्क है वो ये है कि आपको उसका जो नाम है चेंज करना है। जैसे मैं यहाँ डाल दूंगा GMOT, कि हमारा गौरव मोटर का हम रॉ मटेरियल बना रहे हैं। अब देखो, जो हमने बताया, जो मटेरियल टाइप से पहले हम जो फील्ड हमने बनाई थी, वो मटेरियल टाइप बनाते वक्त कैसे आएगी, तो यहां असाइन होगा। जैसे देखो एसएपी का स्टैंडर्ड जो फील्ड रेफरेंस है ROH, है ना, ये हटाना है आपको यहाँ से, वरना ये ROH वाला फील्ड स्टेटस वाला ले लेगा। और हमने अपना क्या बनाया था, GMOT, जिसमें 191, 182 को हमने हाइड और वो किया था, वो यहां से पिक करेगा आपका, ठीक है। GMOT यहां से पिक करेगा। एंड एक्स प्लांट मटेरियल, अब जब भी हम कोई मटेरियल बनाएंगे, सिस्टम क्या चेक करेगा, इस फील्ड रेफरेंस को चेक करेगा, इस फील्ड रेफरेंस के अंदर जो 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 फील्ड्स हाइड होंगी
वो वहां दिखाई नहीं देंगी। जो जो फील्ड मैंडेटरी होंगी वो मैंडेटरी फिल करनी पड़ेगी, जो डिस्प्ले होगी वो डिस्प्ले होगी, जो ऑप्शनल होगी वो ऑप्शनल होगी, ठीक है ना। इसके हिसाब से वर्क करेगा। अब अगर इस मटेरियल को इन फ्यूचर मुझे कभी ब्लॉक करना है फॉर ना ऑर्डरिंग फॉर प्लेसमेंट, वो यहाँ से करने के लिए होता है कि भाई ये ऑब्सोलीट हो गया है या रिलीज हो गया है, ब्लॉक्ड हो गया है, तो ब्लॉक करने के लिए। बट राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम अभी ऐसे 40 यूज कर रहे हैं क्योंकि रिलीज है, कोई भी ऑर्डर कर सकता है इसके अंदर, ठीक है ना। अब ये आइटम कैटेगरी का ग्रुप, अब ये बेसिकली है क्या चीज, अपने आइटम को अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटना, मतलब सेग्रीगेट। इसका कोई कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब किसी फॉर्मूला से या मैं कहीं कुछ टेबल करूंगा वहां से कुछ मेरे को कुछ एरर नहीं आएगा। बट ये इसलिए होगा कि भाई अगर आप मटेरियल बना रहे हो और अपने अलग अलग ग्रुप के संग बना रहे हो, उससे हम जो डेटा सेग्रीगेट करेंगे, जैसे आपने एक्सेल पे डेटा यहाँ से एक्सपोर्ट किया है एसएपी से, तो वहां पर क्या करोगे भाई, आइटम ग्रुप आइटम कैटेगरी ग्रुप 00 के कितने मटेरियल हैं, तो आप सीधे फिल्टर लगा लोगे आइटम ग्रुप पे, वो सारे निकल के आ जाएंगे। तो दैट इज फॉर सेग्रीगेशन, उन सब चीजों के लिए होता है, ठीक है। नाउ अब ये जो रॉ मटेरियल है किस किस डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करेगा, तो जहां जहां आपने टिक मार्क किया है उसी के ऑप्शन मटेरियल क्रिएट करते वक्त आपको आएंगे, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल हम देखें, जब भी हम कोई मटेरियल, अगर हम आगे चलते हैं यहाँ पर, अभी थोड़ी देर पहले गए थे वहां पर हम, वेट, यहाँ पर जाओगे आप, सी देखो, ये मटेरियल का पेज है। यहाँ पर हमने रॉ मटेरियल चूज किया, मटेरियल टाइप चूज किया। इसके बाद जब नेक्स्ट पेज में गए, यहाँ पर आपके पास ये सारे डिपार्टमेंट्स आए, एमआरपी आ गया, सेल्स आ गया, है ना, बेसिक डेटा। ये तभी जैसे हमने वो चूज किया, यहाँ पर हमने ये मटेरियल टाइप चूज किया और उसके बाद हमें ये ऑप्शन दिखा रहा है। तो होता क्या है, जो यहाँ पर मैंने चूज किए वही डिपार्टमेंट दिखाई देंगे, उन्हीं डिपार्टमेंट का डेटा आप डाल पाओगे। तो अगर आपको सारे ही चूज करने हैं, सारे चूज कर दो। अब फॉर एग्जांपल जैसे रॉ मटेरियल है, लोग बोलते हैं कि ये सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ये हमारे काम आएगा, क्यों नहीं आएगा काम। एग्जाम्पल देखो, आपके घर में अगर कोई फ्रिज आपने मंगाया, फ्रिज खराब हो गया या एसी कुछ खराब हो गया, और कई उसके पार्ट ऐसे होते हैं जो वारंटी के अंदर नहीं होते, तो जो आपका खराब हो गया, आपने सर्विस टिकट रेस करी और वहां से बंदा ठीक करने आया आपके यहाँ पर, तो वो बोलेगा कि बॉस सर आपका ये वाला पार्ट खराब है, ये सारा मैं फ्री में हो जाएगा, बट ये वाला पार्ट के लिए आपको परचेज करना पड़ेगा, ओके। तो वो एक रॉ मटेरियल ही तो हो गया उसमें के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो हम आप उसको पैसे दोगे, परचेज करेगा, बिल बनाएगा, तो बिल तो इसमें एंट्री होगी सिस्टम के अंदर, तो वो रॉ मटेरियल परचेज भी, सेल भी हो रहा है एक तरीके से, ठीक है ना। एक तो कंप्लीट प्रोडक्ट है आपका, वो तो वो बिक रहा है बनने के बाद, बट वो भी कभी कभार बिकते हैं। तो आप सेल्स का ये डिपार्टमेंट आपको जिन जिन मटेरियल के लिए चाहिए वो सारे आपको यहाँ डालने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन आपको स्पेशल मटेरियल टाइप आपको दिख रहे हैं, मटेरियल इज कॉन्फ़िगरेबल, मटेरियल इज फॉर प्रोसेस, पाइपलाइन, मैंडेटरी, मैन्युफैक्चर पार्ट, ओके। सो बेसिकली ये अगर कोई स्पेशल मटेरियल टाइप का बन रहा है तब आप उसको यूज करना है, नॉर्मली नहीं होता। बट पाइपलाइन मैंडेटरी ये कब यूज होगा आपका, जब आप किसी पाइपलाइन, जहाँ रिफाइनरी होती है, मोस्टली गल्फ में हो गया या फिर रिलायंस की रिफाइनरी हो गई, अडानी रिफाइनरीज हो गई, ठीक है, इनके पाइपलाइन गैस लाइंस बहुत सारी चलती है, वो उस जगह पर ये पाइपलाइन मैंडेटरी वाले ऑप्शन पे आपको टिक मार्क करना है। मैन्युफैक्चर पार्ट अगर आप किसी का बनाते हो, है ना, तो ये स्पेशल मैन्युफैक्चर पार्ट है, तो आप इसको आप चूज कर सकते हो, ठीक है ना, वो चीज हो गई। नाउ अभी के लिए हमें रिक्वायरमेंट में नहीं है, हमें अब एक्सटर्नल और इंटरनल परचेस ऑर्डर अलाउड। देखो यार, यहां पर आप क्लिक करोगे हमें क्या ऑप्शंस आएंगे, हमें ये तीन ऑप्शंस आते हैं। अब ये तीन ऑप्शन सेम ही होते हैं, ठीक है ना, चाहे आप नीचे जाओ या ऊपर वाले में जाओ, बट जो एक्सटर्नल वाले पे एक्सटर्नल लिखा हुआ होता है, इंटरनल वाले पे इंटरनल लिखा होता है, इतना है चेंज है, बाकी 0 और 2 का कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये जो मटेरियल टाइप हम बना रहे हैं, तो ये हम कहां से करेंगे, जैसे इसने 2 ले लिया तो इसने बोला कि 0 ऑन नो एक्सटर्नल परचेस ऑर्डर अलाउड, एक्सटर्नल परचेस ऑर्डर अलाउड बट वार्निंग इशूड, और एक्सटर्नल परचेस ऑर्डर अलाउड। तो ये जो मटेरियल है, जो जो भी हम मटेरियल यहाँ से क्रिएट करेंगे, वो हम कहाँ से खरीद सकते हैं, इंटरनली परचेज कर सकते हैं। इंटरनल परचेज करेंगे या एरर, हमें एरर मिलेगा, वार्निंग मिलेगी, या फिर हम बाहर से परचेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन है 2, तो वो बेसिकली। और देखो इंटरनल, तो इंटरनल एक्सेल में फंडा यही है कि भाई ये जो मटेरियल टाइप है, इससे जो भी मटेरियल बनेगा वो हम बाहर से परचेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और अंदर से परचेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। होता है ना कई बार अपनी कंपनी से ही परचेज करना है, ठीक है, अपनी सब्सिडी से परचेज करना है, अपने से ही परचेज करना है, कुछ वहां से परचेज करके मंगा लो, यहाँ डाल दो। तो ये वो चीज है, अगर आपका यहाँ पर ये मटेरियल टाइप
इंटरनल भी अलाउड है, दोनों में 2 हो गया। अगर इंटरनल अलाउड है, एक्सटर्नल अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये अलाउड है तो ये 2 डाला, ये अलाउड हो गया, इंटरनल अलाउड नहीं है तो आपने इसको 0 कर दिया। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे कर दिया। तो ये डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपको वो ये इस मटेरियल टाइप से जो मटेरियल क्रिएट करना है वो हम कहाँ से परचेस कर सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल या दोनों से। तो उसके हिसाब से आपको ये जो वैल्यूज है वो चूज करनी है। ठीक है, नाउ अब इसके बाद जो नीचे आता है दैट इज क्लास टाइप। ये हम करेंगे क्लासिफिकेशन, ये मटेरियल टाइप को हमें क्लासिफाइड करना है, इसका हमारा एक चैप्टर है उसमें कंप्लीट करेंगे। बट ये वैल्यूएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट इज अब आपका जो ये मटेरियल है इसका स्टैंडर्ड प्राइस लगेगा या मूविंग प्राइस लगेगा। ठीक है ना, अब जैसे हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने शुगर केन के जो किसानों के एक फिक्स किया होता है प्राइस की, भाई ये इतने में ही जाएगा। ठीक है ना, इतना आपको खरीदना ही खरीदना है, जो शुगर मिल्स होंगी उनको उनसे इतने में ही परचेज करना है, उससे कम पे परचेज नहीं कर सकते, वो इतना ही अमाउंट होगा, वही अमाउंट जाएगा उसके अंदर। ठीक है, सो तो वो हो गया स्टैंडर्ड प्राइस कि बंदे को हमेशा उतने में ही मिलता है उसकी वैल्यूशन, लेकिन ये भी चेंज होता रहता है, किसान हमेशा बढ़ाने के रेट बढ़ाने के लिए बोलते रहते हैं। ठीक है ना, तो और ये मूविंग प्राइस होता है कि भाई मेरे मटेरियल का प्राइस जो रॉ मटेरियल है ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट हमें होता है साल के एंड पे जब हम अपना फाइनेंशियल ईयर में जब पूरे रिपोर्ट निकाल रहे होते हैं तो हमारे पास कितना सामान पड़ा है, कितना सामान नहीं पड़ा, उसकी वैल्यूएशन क्या है, उसको निकालने के लिए फायदा होता है। सी, अगर स्टैंडर्ड रहेगा और उस समय मार्केट में उसका प्राइस कम हो गया होगा और हमारा होगा तो हमारे को वो दिखाएगा भाई इतनी की वैल्यूएशन पड़ी है, कम दिखाएगा। हमारे पास एक फिक्स अमाउंट हो, जैसे 40 रुपए का हमने लिया, अब बाद में वो हो गया सस्ता, 30 रुपए का मिल रहा है। ठीक है ना, लेकिन वो प्राइस हमें 40 के हिसाब से दिखाएगी, आपके पास इतने का अमाउंट पड़ा हुआ है। मूविंग एवरेज में क्या होगा भाई, वो आपके प्राइस कितना भी कभी आपने कम में लिया, कभी सस्ते में लिया, कभी ज्यादा में लिया, तो एंड में उसकी जो एवरेज प्राइस के हिसाब से जितना सामान आपके पास पड़ा होगा उसका अमाउंट निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, सो दैट इज टू कैलकुलेट ऑन ईयर एंड कि भाई आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू किस पे निकलेगी, स्टैंडर्ड प्राइस पे निकलेगी या एवरेज प्राइस पे निकलेगी। ठीक है ना, तो मोस्ट ऑफ टाइम हम एवरेज यूज, मूविंग एवरेज जो होता है वो ही यूज करते हैं। ठीक है ना, वो होएगा प्लस। अब जो ये ऑप्शन है 0001, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एमएम का एफआई के संग इंटीग्रेशन हम करेंगे वहां पर ये अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमें यहाँ पर आकर असाइन करना पड़ेगा। अभी के लिए क्या होगा, अभी हम जब इसे कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे और मटेरियल टाइप अपना बनाएंगे और मटेरियल बना लेंगे अपना, तो जब हम फाइनेंस वाला काम करेंगे ना और जब हम मटेरियल क्रिएट करेंगे तो सिस्टम में एरर देगा कि यार ये 001 तो आपका नहीं है, क्योंकि ये तो पुराना वाला है, क्योंकि वहां पर मैं जब नया डिफाइन करूंगा अपना, या तो मैं इसको ही रहने दूं अपना। ठीक है, लेकिन मैं आपको अलग से करके दिखाऊंगा, मैं इसको रहने दूंगा ही नहीं। नॉर्मली होता है क्या, जो ट्रेनर्स आपको पढ़ा रहे हैं सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है ना, वो करते क्या है, वो कॉपी करते हैं स्टैंडर्ड वाले में से पूरा का पूरा, कंपनी कंपनी कोड सारी चीज से कॉपी कर लेंगे, तो वो सारा कॉपी, तो आपको एरर नहीं आएगा, उनके एंड यूजर बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत स्मूथली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन रियल टाइम पे ऐसा नहीं होता है। रियल टाइम पे बच्चे को क्या प्रॉब्लम होती है, रियल टाइम में बच्चे को प्रॉब्लम होती है यार, वो काम करता है वो वहां पर, तो उसको समझ में नहीं आता यार ये एरर तो मेरे को अभी है नहीं, वहां तो मैंने इतना ही किया था और मेरा काम वहां पर फटाफट हो रहा था सिस्टम के अंदर, बट किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ तो वहां तो नहीं हो रहा। और यही एक रीजन है जो फ्रेशर्स बंदों को जॉब्स नहीं मिलती हैं, क्योंकि यहाँ बेसिक चीजों के अंदर वो लैग कर जाते हैं। ठीक है ना, तो ट्राई टू कॉपी वहीं से करो जहां पर आपके पास न्यू क्रिएट करने का ऑप्शन ना हो। ठीक है ना, अदरवाइज आप ऑलवेज, या फिर कोई सीन जैसे मैंने फील्ड स्टेटस वेरिएंट पे आपको बताया था कि एग्जिस्टिंग से कॉपी कर लो, तो उसका एक रीजन था कि यार एसएपी ने ऑलरेडी जो फील्ड अलग अलग लेजेस के अंदर हमें चाहिए नहीं चाहिए ऑलरेडी दे रखी है, बस इक्की दुक्की में चेंज करनी है तो हम चेंज कर सकते हैं। तो वहां तो अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं पूरा 3 दिन तो उनको ही करता रहूंगा। ठीक है ना, तो वहां पर हम वो हमारा सुटेबल है, हम उस चीज को कर लेते हैं, बट नॉर्मली आपको हमेशा स्टैंडर्ड से तब कॉपी करना है जहां पर आपको रिक्वायर्ड है, अदरवाइज आपको न्यू एंट्री करके ही क्लाइंट के लिए फ्रेश बनाते जाना है ताकर फॉर टाइम, क्योंकि जब आप काम कर रहे हो, जब आप सीख रहे हो, तो वो सारे एरर्स जो आते हैं ना वो रेक्टिफाई करोगे तब जाके आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पर आपको सपोर्ट की जॉब लग जाती है। आप सपोर्ट में क्या होता है, एरर्स आते हैं, क्लाइंट बोल रहा है मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, टिकट रेस करते हैं, आपको एरर रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो वो एरर ही नहीं आएंगे आपको करना। किसी क्लाइंट के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होगे, आपने करोगे, जब टेस्टिंग करोगे यार ये एरर आ रहा है, वहां तो नहीं आता था, हमारा क्लियरली आराम से हो जाता था। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा अपना बनाना सीखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये उस रीजन से आ रहा है, फटाफट उसको रेक्टिफाई करोगे, आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, और
इंटरव्यू में आपसे एरर पूछ सकते हैं भाई कि एमएम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कर रहे हो और उसमें ये अकाउंट की क्या एरर आ रहा है, तो आपने क्या प्रॉब्लम, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब तक आप एरर रेक्टिफाई नहीं करोगे तो आप कैसे कर पाओगे। ठीक है। सो ये है। नाउ इसके नीचे है क्वांटिटी अपडेटिंग, वैल्यू अपडेटिंग। तो वैल्यूएशन एरिया के अंदर आ रहा है, वैल्यूएशन एरिया इज इक्वल टू प्लांट। ओके, जो हमारा प्लांट है वो हमारा वैल्यूएशन एरिया होता है। सो दिस इज हमारा वही हो गया। तो हमने बाय वैल्यूएशन एरिया ले लिया है। बाकी ये रिटेल स्पेसिफिक फील्ड है जो रिटेल मैनेजमेंट के अंदर आता है, उसके से कनेक्टेड के लिए होता है, तो वही उनको करना है, हमें नहीं करना। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट अवर मटेरियल। जब मटेरियल हमारा क्रिएट हो जाता है तो ये भी हम कर नहीं रहे, हम अपना बनाएंगे। तो आरओएच के अंदर मैंने छेड़ाखानी कर दी थी, क्लिक में चेक करूँ चेंज तो नहीं हो गया। आरओएच एंटर, एंटर डिटेल्स। ठीक है, तो हाँ चेंज नहीं हुआ। अब देखो ये रॉ मटेरियल हो गया, अब इसका क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग पे भी हमें जाना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने ये तो क्रिएट कर लिया, बट इसका क्वालिटी वैल्यू अपडेटिंग ऑप्शन छोड़ दिया कि भाई हमारा जो प्लांट है उसका जो फील्ड जो मटेरियल है वो क्वांटिटी अपडेटिंग वैल्यू अपडेटिंग मैंडेटरी होना चाहिए। और अगर आप पाइपलाइन इंडस्ट्री के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो आपका ये पाइपलाइन मैंडेटरी और पाइपलाइन अलाउड में भी टिक मार्क होना चाहिए। ठीक है, वरना आपको बहुत एरर आप आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको कि आप कर क्या रहे हो, आपको एरर क्यों नहीं आ रहा। एक हम करते हैं वहां पर अकाउंट असाइनमेंट का एरर आता है, वो सिर्फ इन दो टिक को ना करने की वजह से ही आता है। तो बेसिकली क्या है, जब भी भाई ये इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी अपडेटिंग और वैल्यू अपडेट। जब भी कोई इस मटेरियल टाइप से इस प्लांट के लिए कोई सामान परचेस करे तो उसका स्टॉक अपडेट होना चाहिए और उसकी वैल्यू भी अपडेट होनी चाहिए, है ना। कि वैल्यू भी अपडेट होनी चाहिए कि भाई कितना प्राइस का हमारे पास सामान आ गया। अगर हमने किसी को बेच दिया तो भाई वो कट जाएगा, तो हमारे यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी उसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि पहले मेरे पास 1000 स्टॉक पड़ा था, 500 रह गया, तो 500 की वैल्यू कम ही होगी 1000 से, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली होनी चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना कभी मत भूलना। एरर आएगा, उसका एरर भी कुछ ऐसा आता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ना गूगल में खर्च कर पाओगे, कहीं नहीं कर पाओगे। हाँ, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगेगा, तब आप समझ पाएगा कि हाँ ये इस रीजन की वजह से हो रहा था। मैंने आपको यही बता दिया, इसको आप कर लेना। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट अवर मटेरियल टाइप। और ये मटेरियल टाइप सिर्फ एक ही तरह का नहीं बनता, रॉ मटेरियल आपको अलग अलग बनाने पड़ते हैं। मटेरियल टाइप, रॉ मटेरियल बन गया, फिनिश गुड बन गया, सेमी फिनिश गुड बन गया, हजार्डियस मेटल बन गया, केमिकल्स बन गया, गैस आइटम्स बन गए। मतलब आपकी क्लाइंट को जितने टाइप के मटेरियल टाइप चाहिए होते हैं वो सारे आप यहाँ पर बना सकते हो, ताकि मेरा एम्प्लॉय, जब मेरा जो एंड यूजर, मेरे क्लाइंट का एंड यूजर जब भी कोई मटेरियल क्रिएट करे तो वो अपने हिसाब से अपने आप कैटेगरी चूज करके उसके अगेंस्ट वो मटेरियल बना सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका मटेरियल टाइप। जब आपका मटेरियल टाइप बन जाएगा तो हमने क्या किया, हमने तीन चीज बताई। एक बताई ओएमएसआर, जो फील्ड, वो प्रैक्टिकली भी में बहुत टफ होता है करना, फील्ड ढूंढते रहो, फिर ग्रुप बनाओ, फिर करो, है ना। सो ये समझा दिया आपको करना। बट मटेरियल टाइप जब आप क्रिएट कर लोगे तो उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आपकी नंबर रेंज। ठीक है, नंबर रेंज किसकी, मटेरियल की नंबर रेंज। कि भाई आपका जो मटेरियल है, जब ये मटेरियल बन जाएगा और हम मटेरियल क्रिएट करेंगे तो उसको नंबर तो मिलेंगे ना। जैसे हम यहाँ पर गए और हमारा ये जब भी मटेरियल करेंगे तो एक नंबर आईडी मिलेगी, उसकी आईडी मिलेगी उसको। मटेरियल का, हर मटेरियल का अपना एक नंबर होता है, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिकल हो या सिर्फ न्यूमेरिकली हो या सिर्फ अल्फाबेटिकली ही हो, है ना। तो इट डिपेंड्स। तो वो नंबर रेंज हमें अपने मटेरियल टाइप को देनी है। जैसे योर क्लाइंट सेज कि यार रॉ मटेरियल का नंबर रेंज आईडी जो नंबर होती है वो अलग होने चाहिए, फिनिश गुड के अलग होने चाहिए और सेमी फिनिश के अलग होने चाहिए। तो आपको 3 नंबर रेंज बनानी है और तीनों नंबर रेंज इन तीनों रॉ मटेरियल को अलग अलग असाइन कर देनी है। तो जब भी आप मटेरियल क्रिएट करोगे वो उसको नंबर असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब उसमें भी दो चीज होती है, एक होती है इंटरनल और होती है एक्सटर्नल नंबर रेंज। देखो यहाँ पर हम दिखाते हैं नंबर रेंज बनाने का जो टी कोड होता है MMNR। ठीक है, MMNR पे जब जाओगे तो पहले यहाँ पर ग्रुप बनाओगे, तो यहाँ पर क्लिक करके एक ग्रुप बनाओगे, यहाँ ग्रुप बनाया, नंबर रेंज बना दिया। तो नंबर रेंज बनाते वक्त ये जो एक्सटर्नल होता है, अगर यहाँ क्लिक कर दिया तो मतलब क्या है कि ये जो नंबर रेंज मैंने बनाई है ये हो गई मैनुअल। तो जब भी कोई मेरा एंड यूजर जिस भी मटेरियल टाइप को ये नंबर रेंज असाइन करूंगा, उस मटेरियल टाइप को लेके वो नंबर मटेरियल बना रहा है तो उसको मैनुअल आईडी देनी पड़ेगी। अब मैनुअल आईडी देनी पड़ेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी दे देगा, नहीं, जो ये रेंज हमने दी है इसी रेंज में से देगा। ठीक है ना, तभी तो मैंने दे पा रहा, वरना मैं कुछ भी दे देता। अब बात आती है अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल की। तो अब यहां पर क्या है, लेट मी डू जेड 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 जेड, और इसको मैं ए ले लेता हूँ, एंटर। और यहाँ पर ले लेते हैं GMOT, रॉ मटेरियल नंबर रेंज।
ओके, और इसको हमने सेव कर दिया। अब सी, ये मैं वो बोल रहा कि विदाउट ओवरलैप करो। ओवरलैप मतलब कि ये रेंज किसी ने पहले ली हुई होगी इसके अंदर। ठीक है, अगर हम यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं और फिर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, तो ऑलरेडी किसी न किसी ने वो नंबर रेंज ली हुई है। इफ आई गो बैक, डिस्प्ले इंटरवल देखते हैं, तो देखो ZIND 001 किसी ने लिया हुआ है, ए वाली भी किसी ने यहाँ पर ली होगी। PS करके ली हुई है। सो यहाँ पर दिख तो नहीं है, बट न्यूमेरिकल आना चाहिए, वरना हमारे उड़ जाएगा। और एक्चुअल में क्या है ना, बीच में किसी ने PS करके भी ले लिए, तो PS ऑलरेडी किसी ने लिया है तो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से नंबर रेंज भी बनती है। बट अब है क्या चीज, पहली बात कि भाई मैनुअल देनी पड़ेगी, और अल्फाबेटिकल, कभी कभार यहाँ पर अल्फाबेटिकल अलाउड नहीं होते, तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे। आपको जस्ट अपने जो अबैप कंसल्टेंट है उसको जस्ट जाना है और इस टेबल का नंबर बताना है कि भाई इस ट्रांजेक्शन कोड के अंदर ये जो है, आप ये जो है, ये जो फील्ड्स हैं, इनको आप अल्फा न्यूमेरिकल कर दो, वो अल्फा न्यूमेरिकल कर देगा, आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, हम ऐसे बना सकते हैं ना, RAW 1001 से 100000 से लेके 145 9 तक जितने भी मटेरियल होंगे, दैट इज रिलेटेड टू रॉ मटेरियल, FIN कर देंगे, ZIN कर देंगे, है ना, जो भी आपने इनिशियल आप डाल के दे सकते नंबर रेंज बना सकते हो। तो जब ये नंबर रेंज बन जाती है, अब ये जो MMNR है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप से असाइनमेंट होती है इसकी। ठीक है, अगर हमने कोई नंबर रेंज बना दी, लेट मी ग्रुप एंड आई विल क्रिएट दिस number range for raw material. RAW 10000001, RAW 199999 and enter. See, enter a numeric number, ये एरर आ रहा है, ये एरर आता है। ठीक है, सो ये जो एरर वगैरह होते हैं, ये है आपको उनको बोल के इसको ऑन करवाना है, वो ऑन कर देंगे। ठीक है ना, याद है। तो इस तरह से आप नंबर रेंज रॉ, फिनिश, सेमी फिनिश बना सकते हो, या सिंपल अपना कोई नंबर रेंज लेके बना सकते हो, वो नंबर रेंज बन जाएगी यहाँ से। और वो नंबर रेंज जब आपकी बन जाती है, तो उसके बाद क्या करना है, जैसे हम यहाँ चलते हैं, नो, यहाँ पर आके लेट्स से कि ये मेरा, अब मैं यहाँ पर Ctrl+F और यहाँ पर GMOT, हमारा कोई प्लांट वगैरह, हमने हमारा प्लांट क्या था, वेट, इसमें शायद हमें दिख जाए हमारा प्लांट, हमने कोई प्लांट बनाया था, कोई कोड याद, वेट, GOKH एंटर। ओके, सी, अभी हमने लेट्स से Ctrl+F RAROH, दिस इज, अभी हमने मटेरियल टाइप बनाया नहीं है, तो यहाँ पर आपको अपना ROH दिख जाएगा। ठीक है, वेयर इज ROH आई थिंक ROH, ये रहा, सी। अब इस ROH को सिलेक्ट करना है, ये ROH आ गया। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद एलिमेंट ग्रुप में जाना है और यहाँ से नंबर रेंज असाइन कर देनी है, कोई भी, जैसे ये बना के रखी हुई है किसी ने, भूरा, आई डोंट नो हुज भूरा, एटलस टाटा, ये नंबर रेंज बनी हुई है, ये नंबर रेंज आप असाइन कर दोगे, तो फिर उस मॉडल टाइप से हो जाएगा। मैं प्रैक्टिकली करूंगा तो समझ में आएगा। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, जैसे हम बेंडर बनाएंगे, तो बेंडर में बहुत इजी है बनाना, एक अलग से पेज है, उसमें जाके आराम से बना दो और दूसरे पेज में उसको असाइन कर दो, बहुत सिंपल है। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, स्टेप्स आपको देखना, आराम से आप कर लोगे नंबर रेंज बनाने का। और अगर हम S4 हाना के अंदर जाते हैं, S4 हाना में तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसमें से आप क्या कहते, उसमें तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया होता है नंबर रेंज के आगे, आप यूं क्लिक करोगे, जितनी भी फ्री नंबर रेंज आती हैं वो ऑटोमेटिक फ्री होंगी, वो आ जाएंगी, उसमें से चूज कर लो कोई भी। यहाँ तो आपको देखना पड़ेगा कि कोई नंबर रेंज बना रहे हैं, जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, तो पहले हमें करना क्या है, हमें यहाँ से वापस जाना है और डिस्प्ले में देखना है, यहाँ सारी फ्री रेंज देखनी है, देखो कि लोगों ने कितनी रेंज लेकर रखी हुई है, तो फ्री वाली चेक करनी है और फिर अपनी बनानी है, और उसके बाद फिर असाइन करनी है। ठीक है ना, अब देखो ना, इतनी रेंज लोगों ने बना दी है, लेकिन किसी ने डिस्ट्रीब्यूट करी है, असाइन करी, लेकिन किसी ने प्रैक्टिस नहीं करी है। NR स्टेटस पे दिखाई देता है कि कितनी आईडी यूज हो गई है, तो ये 5 to सिर्फ 9 मटेरियल बने हैं इसके अंदर से। ठीक है, इसमें भी सिर्फ 9 मटेरियल बने हैं, बाकी ये पूरी इतने हजारों की रेंज उन्होंने ब्लॉक कर दी, कोई यूज नहीं कर पाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये डिलीट करके अपना अलग से बना सकते हैं।
ठीक है, लेकिन हम इनको भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इनका स्नैपशॉट ले लिया और हमने ये चारों में बोलूंगा 26, 27, 28 जो है ये नंबर रेंज हम यूज कर लेते हैं, और ये नंबर रेंज हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी हो जाता है, बट यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप असाइन करो, तो आपको फ्री नंबर रेंज देखनी है और वो आप करोगे, ठीक है ना, क्योंकि इनिशियल लेवल पर आपको वो नहीं आएगा कैसे ये टैग करनी है, टेक्निकली आपको बैकग्राउंड से आगे इसको कनेक्ट करना पड़ता है, बट राइट नाउ यू आर नॉट एबल टू डू दैट। ओके, तो आपको नंबर रेंज क्रिएट करनी पड़ेगी, अपनी क्रिएट कर लेना और उसको असाइन कर देना। ठीक है, सो नाउ नंबर रेंज हो गया। तो क्या क्या हो गया, हमने कुछ जो फील्ड हमारे क्लाइंट को चाहिए थी हाइड करनी थी, उसके लिए हमने ग्रुप बनाया, फिर उनको हमने एक रेफरेंस ग्रुप के अंदर अलग अलग हाइड बनाया। फिर जब मटेरियल टाइप बनाया, मटेरियल टाइप के अंदर उसको असाइन कर दिया। उसके बाद मटेरियल टाइप की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया कि कौन कौन से का चीज का क्या मतलब होता है, कब कौन सा करते हैं। उसके बाद फिर नंबर रेंज आ गया। अब जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज मटेरियल टाइप बन गया, नंबर रेंज बन गई। अब क्या क्या चीज चाहिए होती है, उसके बाद हमें चाहिए होती है वेट इंडस्ट्री टाइप। तो इसका ट्रांजेक्शन क्या है, OMS3। ठीक है, यहां पर लिखा भी होगा शायद, वेट OMS3। तो जब भी आप मटेरियल बनाओगे, देखो अगर हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पर जब भी हम मटेरियल कोई क्रिएट करते हैं MM01, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है इंडस्ट्री टाइप। तो ये इनिटको इंडस्ट्री, नोल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, रिटेल, सुरुचि, ये अलग अलग मटेरियल टाइप जो दिख रहे हैं, ये अगर आपको अब अलग से बनाना है वो हमको बनाना पड़ेगा। डिफॉल्ट होते हैं ऑलरेडी, बट हम यहाँ देखना चाहें तो OMS3 में जाओगे और आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सिंगल डिजिट का कोड है, ठीक है ना, बट यहाँ पर सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, जो 1 से लेके 9 तक होते हैं एसएपी के स्टैंडर्ड के जो दिए गए हैं, लोगों ने अपने नाम चेंज कर लिए, लेकिन ये गलत है। इसमें करना क्या है आपको, जैसे इसने नेटको इंडस्ट्री बना लिया, भाई नेटको इंडस्ट्री क्या होता है, ठीक है, ये तो इंडस्ट्री टाइप नहीं हुआ ना, आपने अपनी कंपनी का नाम डाल दिया। जैसे एजुकेशन सर्विस ही हो सकता है, लैपटॉप पार्ट लैपटॉप्स का हो सकता है, लैपटॉप भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए था ये। तो लोगों ने अपना ये अलग अलग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये एक सही डाला हुआ है, टी मैन्युफैक्चरिंग ये हो सकता है, लेकिन ये भी एफएमजीसी के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। हाइड्रो पावर यू कैन से ये हो सकता है, लाइटिंग्स हो सकता है ना, बेवरेजेस हो सकता है। तो ये एफएमजीसी की, तो ये इंडस्ट्री होते हैं, उन्होंने कंपनी के नाम डाल दिए, दैट इज रॉन्ग। तो हमको करना क्या है, हमें यहाँ पर अपना एक मटेरियल टाइप, ये इंडस्ट्री टाइप बनाना है सिंगल डिजिट का, उसका नाम, इसको कुछ नहीं करना, खाली एक सिंगल डिजिट का नाम देना है, यहाँ उसका डिस्क्रिप्शन देना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना फील्ड रेफरेंस डालना है। वो फील्ड हाइड करने वाला, डिस्प्ले करने वाला जो नंबर था GMOT, वो डाल दिया मैंने, ठीक है, वो यहाँ पर आपको डालना है। तो ये दो जगह आपको कनेक्ट करना पड़ता है, जब मटेरियल टाइप क्रिएट कर रहे हो वहां साइन करना पड़ता है, जब इंडस्ट्री टाइप कर रहे हो तो तब आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है आपकी इंडस्ट्री टाइप हमारा हो गया, फील्ड रेफरेंस हो गया, यहाँ पर डाला MNR नंबर रेंज, हमको आपको बता दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आता है आपका OMSF। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपका जो मटेरियल है, देखो ट्रांजिशन कोड क्या है OMS। अब इसमें करना क्या है कि लेट मी शो यू, अगर मटेरियल टाइप पे हम जाते हैं, वेट हम आगे चलते हैं, आगे मटेरियल के लिए जब ऑप्शन आएगा आपका, सी हाँ, जब मटेरियल रिकॉर्ड हम बनाते हैं और ये जो नेक्स्ट पेज में आते हैं, देखो ये वाला, ये मटेरियल आ गया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है मटेरियल ग्रुप, कि आपका जो ये मटेरियल बन रहा है ये किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसी के लिए होता है कैटेगरी बनाने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल बोलूँ कि भाई हमारे घर पे बहुत सारे अप्लाइंसेज हैं, बट वो सारे अलग अलग चीज के अंदर आ जाते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि भाई हमारा पास एसी है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास टेलीविजन है, मेरे पास मोबाइल है, ये क्या है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल ग्रुप के अंदर आते हैं। बट अगर मैं बोलूँ कि भाई सॉकेट हो गया, ठीक है, ट्यूबलाइट हो गई, ठीक है, और ये स्विचेस हो गए, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल्स। तो इस तरह के अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे मटेरियल बनाते हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल ग्रुप चाहिए कि भाई ये मटेरियल जो बना रहे हैं ये इस कैटेगरी के अंदर आता है। आप सिर्फ ये मत डालो, आप कैटेगरी मटेरियल कैटेगरी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ऐसे ही बना सकते हो, बट एक समझाने के लिए कि भाई मटेरियल ग्रुप क्या क्या होता है। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल आइटम के बारे में बता दिया, भाई ये इलेक्ट्रिकल आइटम्स है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, है ना। सो इलेक्ट्रिकल्स में क्या क्या आ गया, ट्यूबलाइट, स्विचेस, फैंस, ये सारे के सारे आपके क्या आ गए, इलेक्ट्रिकल्स के अंदर आ गए। और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आ गया, जो आपके ये सारे मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविजन, है ना, ये सारे के अंदर आप, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं। फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन, है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए।
तो तो वो आप कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल दो अलग अलग बना लिए, तो फिर जब भी आप मटेरियल बनाओगे भाई ये मटेरियल किस चीज के अंदर आता है तो वो आपने डाल दिया, उस कैटेगरी में डाल दिया, तो दैट इज मटेरियल ग्रुप। तो ये सारी चीज हमें एक मटेरियल बनाने के लिए चाहिए होती है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। OMSI, OMSF, OMSR, OMS9, OMS2, OMS3, MMNR, OMSF, ठीक है। ये सारे ट्रांजेक्शन कोड बहुत इंपॉर्टेंट है एक मटेरियल को क्रिएट करने के लिए, बैकग्राउंड में जो चीज चाहिए होती है, ठीक है। सो ये हम करेंगे प्रैक्टिकल नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। और जब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो उसकी नेक्स्ट क्लास में हम उसका एक एंड यूजर टास्क भी कर देंगे, उस एंड यूजर के अंदर मैं मटेरियल एक्सटेंड करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। सो दोनों काम हो जाएंगे, तो उससे एक कंप्लीट मटेरियल मास्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप कहीं पर भी जाके एंड यूजर काम भी कर पाओगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कर पाओगे फॉर मटेरियल मास्टर। एंड यूजर तो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर आपको बता ही दिया है, फिजिकल बता दिया, चार्ट ऑफ अकाउंट बना दिया, तो इतना तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, आप यहाँ तक देख रहे हो उसको, तो प्लीज सब्सक्राइब करो। बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, देखते हैं, व्यूज बहुत ज्यादा हो गए हैं, वॉच आवर मेरा बहुत बढ़ गया है, बट पीपल आर नॉट सब्सक्राइबिंग। तो अगर वो आवर्स देख भी रहे हैं, तो इफ इफ आई एम नॉट गेटिंग 100 के सब्सक्राइबर, तो मेरे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है वो। बट स्टिल ये आपके लिए तो बना ही रहा हूँ, तो इसमें से जाएगा कहीं नहीं। आप देखो, जिन लोगों को समझ में आता है करो, आपको जॉब मिलेगी इससे, आप ध्यान से इसको करो। अगर आप एंड यूजर में ही जाना चाहते हो, तो मैं सबसे एंड में जब इसका कोर्स एंड करूंगा, तो एंड पे मैं इसका P2P साइकिल का पूरा एक एंड यूजर टास्क बनाऊंगा। वो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, लेकिन उसमें क्या है ना, वो दो स्टूडेंट का डाला हुआ है, थोड़ा अजीब से उन्होंने क्या कॉन्फ़िगरेशन करी हुई थी, समझ में आपको आ रहा नहीं होगा। मैं इसमें एक अलग से डालूंगा जो फ्रेश बना रहा हूँ आपके लिए। तो अगर वो पूरी P2P साइकिल आप कर लोगे, और पूरी P2P साइकिल का आपको फंडा पता होगा कि भाई ये किस लिए होता है, ये किस लिए होता है, तो उसके बेस पे भी आपको, काफी सारी कंपनी है आजकल, बहुत सारे लोगों ने आउटसोर्स करके रखा हुआ है अपना काम, ठीक है। यूके, यूएस, आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उन लोगों ने यहाँ पर इंडिया में अपना पूरा काम आउटसोर्स कर रखा है। वो मैनुअल वर्क तो खुद करते हैं, बट जो डेटा एंट्री का होता है, जो डेटा एनालिसिस का होता है, केपीओ, वो सारा एक्सेंचर, बार्कलेज, आपका IBM, TCS, इन्फोसिस, ये सारे लोग, विप्रो, कॉग्निजेंट, ये सारे उनके यहाँ पर प्रोसेस हैं और एक कर रहे हैं। तो P2P प्रोसेस के अंदर आपका आराम से एंट्री हो सकती है एज ए एंड यूजर। और एंड यूजर को फ्रेशर में ही मेरे ख्याल से 18 to 22,000, तो उसको सिर्फ एंड यूजर टास्क करने के लिए, वो भी 2-3 टास्क ही करने होते हैं, सारे टास्क नहीं करने होते, वही मिलते हैं। फिर धीरे धीरे उसके अंदर अपग्रेड करके बंदा एक टाइम पे अगर जाए तो 4-5 साल पे 35-40-50 हजार तक तो पहुंच ही सकता है एंड यूजर। कंसल्टेंट की बात नहीं कर रहा, कंसल्टेंट जो तो बहुत हाई लेवल पे जाएगा 1-2 साल के बाद, क्योंकि फ्रेशर में तो आपको मालूम है भाई कोई भी होगा, एंट्री लेवल तो कम ही होता है। बट SAP के अंदर अगर आप कंसल्टेंट हो, आपको 4-5 या 3-4 एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो फिर स्काई इज लिमिट। ओके, आप किसी भी कंपनी में जाके अपने आपको सेल कर सकते हो, अगर आपको अच्छी तरीके से आता है, आपने इतना अच्छे तरीके से सीखा है कंसल्टेंट वाला। ओके, तो फिर आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है, किसी भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे, थियोरेटिकल फॉर मटेरियल मास्टर, मटेरियल मैनेजमेंट। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आएगी रिलेटेड टू प्रैक्टिकल ऑफ दिस विच वी डिड टुडे, थ्योरेटिकली। उसके बाद फिर हम इसका करेंगे। तो इस हफ्ते ये 3 मटेरियल मास्टर हम कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट वीक हम वेंडर मास्टर पे जाएंगे। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर इन योर स्पैन। अगर आपको अच्छा लगता है तो लोगों को बताओ, वो भी देखेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। बाय बाय, टेक केयर।